हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। तो इससे पहले हमने मैनेजमेंट के 4 यूनिट कंप्लीट कर दिए, जिसमें बेसिक था और उसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस, तीसरा था ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और चौथा जो अपना था वो फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था। और ये जो 5वां यूनिट है जो कि आपकी डिमांड पर मैं बना रहा हूँ, लेकिन बहुत भी व्यू कम आते इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कंप्लीट वॉच करें। जब ऐसा नहीं है कि आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, बहुत सारा ऐसा जानकारी आपको मिलेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक टीचर जो गाइड करेंगे और जो एक स्टूडेंट जो कि जस्ट पास आउट हुआ वो जो गाइड करेंगे वो में काफ़ी फ़र्क होता है। टीचर हर चीज़ पढ़ाता है, लेकिन मैं जो गाइड करूँगा वो आप मैं किस तरह से आपको बस सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना है वो मैं आपको तरह गाइड करूँगा। जल्दी मैं माइक्रो प्रोसेसर और अदर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला टॉपिक लेके आऊँगा, क्योंकि आपका एग्जाम विद इन 2 मंथ्स के अंदर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एग्जाम में प्रमोट किया जाएगा तो ये बिल्कुल कतई नहीं होने वाला है। आपका एग्जाम चाहे दिसंबर में हो या अक्टूबर में हो या जुलाई में हो, लेकिन एग्जाम होके रहेगा 6 सेमेस्टर वाले का। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कि उनके कॉन्सेप्ट पे और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है टाइप ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल, किस तरह से कैपिटल को हम राइज करते हैं। जो तीसरा जो है बजट और अकाउंटेंट है। और चौथा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंट क्या है, फिर लेबर बजट है, ये सभी चीज़ें। और टैक्स क्या होता है और कितने टाइप के टैक्स होते हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले और सभी वीडियो जो है ना टॉपिक को कंप्लीट कर दिए हैं दूसरे वीडियो में। इससे पहले जैसे कि आपने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम पर्सन यानी कि ह्यूमन का मैनेजमेंट करते थे। इस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप सोच सकते हैं इसके अबाउट कुछ तो लिख सकते हैं। फाइनेंस का मतलब होता है रुपया पैसा। रुपया पैसा का जो मैनेजमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 14 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा मार्किंग कोई स्कीम एसबीटी का है नहीं। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, वीडियो जैसे ही खत्म हो जाएगा मैनेजमेंट का, देन मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन 100% आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक यूनिट से मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से 100% है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, ताकि एक रफ आइडिया हो जाएगा आपको एग्जाम में लिखने का। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से स्पष्ट है कि इसका नाम फाइनेंस है, तो ये फाइनेंस से मैनेज जुड़ा हुआ होगा। यानी कि फाइनेंस को अगर हम मैनेज करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई तरह का मान लीजिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, हमारा जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरह से रन हो सके, और जो हमारा जो अचीवमेंट है, जो गोल है, उसको हम अचीव कर सके। तो यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि पैसे का जो रख रखाव और पैसे को जो मैनेज करेंगे वही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए कहीं रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं या कोई भी सिटी में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके घर से मान लीजिए पैसा आ रहा है 2000, तो आप 2000 को कैसे इधर उधर कर रहे हैं। मान लीजिए 2000 में 500 रुपये का चावल ले लिए, 200 रुपये का आटा ले लीजिए। इस तरह से जो मैनेजमेंट कर रहे हैं आप पैसों का, तो वही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनेंस का जो मैनेजमेंट होगा वही होता है फाइनेंस मैनेजमेंट। आइए देखते हैं इसके डिफिनेशन को, कि द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, प्लानिंग करेंगे। फाइनेंशियल रिसोर्स जो होता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एसिस्ट आते हैं और मनी आते हैं। एसिस्ट क्या होता है वो सभी चीज़ें आगे देखने वाले हैं। तो इन सभी का प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने पैसे की जरूरत है, इस ऑर्गेनाइजेशन को कितने पैसे की जरूरत है, फिर उस पैसे को कैसे लाना है, उसको ऑर्गेनाइज करते, फिर उस पैसे को कैसे कंट्रोल करना है, फिर उसका किस तरह से मॉनिटर करना है, ये सभी चीज़ें जो होता है जिस प्रोसेस। नेक्स्ट वन है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइफ लाइन या लाइफ ब्लड जो होता है वो फाइनेंस होता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड हम लोगों का लाइफ लाइन है। अगर ब्लड में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। उसी तरह से अगर फाइनेंस यानी कि लाइफ ब्लड ये जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, अगर उसी तरह में किसी तरह का गड़बड़ी होता है, जो यूज होता है, मिस हैपनिंग होता है, किसी तरह का जो कोई मिस्टेक होता है, तो इस कंडीशन में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो मार्केट से थ्रो आउट हो जाती है, मार्केट से बाहर हो जाती है, आपका धंधा ठप पड़ सकता है। आइए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, या इसी को एडवांटेज कहा जाता है। दोनों चीज पूछे तो आपको लिख देना। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव पूछे या एडवांटेज पूछे। जैसे कि इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए हैं, और जो ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन पेपर थे वहाँ से भी मैंने ये कलेक्ट करके यहाँ इकट्ठा किया। तो क्वेश्चन आपसे इसी तरह के पूछे जाएंगे, तो आंसर भी आपको इसी तरह से राइट करना। ये सबसे ईजी एंड जो बोल सकते हैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में ये सभी चीज़ें हैं। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर को प्रॉफिट होता है, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरा है फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट फुलफिल करता है। तीसरा जो फंड में मिस यूज होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और चौथा जो है इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की जो सुरक्षा करता है। चौथा लास्ट जो है वो पांचवा मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ लॉन्ग रन। अब फंक्शन अगर आप लिखना चाहते हो तो ये सभी चीज़ आप लिख सकते हैं। फंक्शन इसका क्या है कि अंडरस्टैंडिंग एंड नीड ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट।
फंक्शन इसका ये है कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको एक समझ आ जाएगा कि इस कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर तक चलाने के लिए, या आपका जो भी गोल उसको चलाने के लिए। नेक्स्ट वन है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको कितना पैसा लग रहा है, कहाँ लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये सभी आप एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेते हैं अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। तीसरा, चूजिंग सोर्स ऑफ फंड, और आपको सोर्स ऑफ फंड करने में आसानी होगी। एलोकेशन ऑफ फंड, और आपको फंड को उसके खास जगह जो उसका वर्किंग एरिया है उस एरिया में आप सेट कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इस पीडीएफ आपको मिलेगा तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है जो कैपिटल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे 2020 में ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस थे, तो इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि कैपिटल क्या होता है, इसको आपको बताना है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी आपको बताना है। देखिए, कैपिटल सिंपली लैंग्वेज में समझिए, द मनी एंड एसिस्ट। एसिस्ट मतलब होता है जो परमानेंट सामान हम खरीद लेते हैं, जैसे कि मशीन सब होता है, लैंड होता है, ये सभी एसिस्ट होता है, ठीक है। और मनी जो हम जो डेली वर्किंग कंडीशन में यूज करते हैं वो मनी होता है, ठीक है। एसिस्ट भी मनी है, लेकिन ये पहले से खरीदा परमानेंट बोल सकते हैं, जो कि आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि सिंपल लैंग्वेज समझिए, कैपिटल क्या है, द मनी एंड एसिस्ट इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये बिजनेस में जो भी कुछ हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे असिस्ट कर रहे हैं या मनी कर रहे हैं, वही अपना कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कैपिटल हमें रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और बिजनेस को चलाने के लिए, और बिजनेस को बड़ा करने के लिए। इसमें देखिए कैपिटल में आ जाएगा मनी, आ जाएगा मशीनरी टूल्स वगैरह जो आ जाएगा, और जमीन वगैरह आ जाएगा। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि एज द ब्लड ऑफ लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जैसा कि मैं आपको बताया कि जो ब्लड है वो लाइफ लाइन होता है ह्यूमन बीइंग्स का, उसी तरह कैपिटल जो होता है वो लाइफ लाइन होता है बिजनेस का। अगर इसमें किसी तरह का मिस हैपनिंग होता है, जैसे ब्लड में, हमारे ब्लड में, तो बीमार पड़ जाते हैं हम लोग। उसी तरह से अगर फाइनेंस में यानी कैपिटल में किसी तरह का मिस हैपनिंग होते हैं, तो जो हमारा धंधा है वो ठप हो जाएगा। तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द कैपिटल ऑफ जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टाइप, इसके टाइप देख लीजिए। तो पहला टाइप है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। द मनी इन्वेस्ट इन परचेजिंग लैंड, व्हीकल्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, टूल, सिटीज इज कॉल्ड फिक्स्ड मशीन। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जो खर्चा हम एक बार कर दिए, दोबारा करने का जरूरत नहीं है, उसी को बोलते हैं फिक्स्ड, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले ज़मीन लूँगा, फिर मान लीजिए व्हीकल्स लूँगा, फिर बिल्डिंग बनाऊँगा, तो ये सभी एक फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल वो करते हैं जो डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि आप देख लीजिए वर्कर को आपको जो सैलरी देना है, एडवर्टाइजमेंट करवाना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो ये सभी वर्किंग कैपिटल है। अच्छा से आप समझ सकते हैं डिफरेंस से। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो हम लैंड वगैरह खरीदते हैं, तो वो अपना क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल होता है। लैंड, ये सभी फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर। और वर्किंग कैपिटल में जैसे मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, ठीक ना, प्रोडक्शन सब करना होता है, तो ये सभी, और प्रोडक्शन को बेचना होता है, जो सैलरी वेज दिए जाते हैं मजदूर सबको, तो ये होता है वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ता है। दूसरा इसका काम है फिक्स्ड कैपिटल, वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार किया जाता है, जैसे ज़मीन एक बार ही लिया जाता है, दोबारा तो नहीं लिया जा सकता है। और जो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी होता है, और इसको ब्लॉक कैपिटल कहा जाता है, इसको सर्कुलेटरी कैपिटल कहा जाता है। और इसको हम केस में थोड़ा इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल को इजीली कन्वर्ट कर जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ज़मीनें हैं, तो ज़मीन बेचने में थोड़ा लफड़ा है, फिर मान लीजिए कोई मशीन हो गया पुराना, तो फिर उसको बेचने में भी परेशानी हो जाता है, तो ये इजीली मनी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस इन मैनेजमेंट। फाइनेंस इन मैनेजमेंट में क्या सोर्स है, किस तरह से वो प्राप्त किए जाते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में, ये सभी चीज़ देखने वाले हैं। और हाउ कैन बिजनेस जनरेट फंड इंटरनली और एक्सटर्नली, और किस तरह से बिजनेस जो है फंड जनरेट करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है एक ही आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपके माइंड में एक रफ आइडिया होगी एक क्वेश्चन में इसका आंसर ऐसे लिखना है। चलिए देखते हैं क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन राइज कैपिटल थ्रू इंटरनली और एक्सटर्नली। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो होता है दो तरह से कैपिटल राइज करता है, यानी कि अपने मनी को बढ़ाता है। पहला इंटरनली यानी अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, और दूसरा एक्सटर्नली यानी कि लोन वगैरह लेके। इन न्यू कंपनी जनरली मे नॉट राइज फंड इंटरनली बट कैन राइज फंड एक्सटर्नली बाय इशूइंग शेयरिंग एंड लोन। जो न्यू कंपनी होता है वो तो इंटरनली फंड राइज नहीं कर पाता, क्योंकि नया नया जो उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उनके पास ऐसा कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ नहीं होता है, तो और वो चूँकि एक्सटर्नली फंड से ना ऑर्गेनाइजेशन को राइज करते हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को राइज करते हैं। तो आइए देखते हैं कितने टाइप के राइजिंग कैपिटल होते हैं सोर्स के। तो दो टाइप के होते हैं, इंटरनली होता है, दूसरा एक्सटर्नली होता है। अगर किसी भी
देखिए इन द सोर्स ऑफ राइजिंग कैपिटल, इस राइजिंग कैपिटल सोर्स में कैपिटल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जनरेट किए जाते हैं या कंपनी के इनसाइड से जनरेट किए जाते हैं। द इंटरनल सोर्स फंड कैन बी फुलफिल ओनली लिमिटेड नीड्स और बिजनेस, और जनरली ये जो इंटरनल सोर्स होते हैं वो लिमिटेड नीड्स को ही फुलफिल कर पाते हैं। जैसे पर्सनल फंड होता है, मान लीजिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मान लीजिए CEO वगैरह पोस्ट पे या जो ऑनर है वो ऑनर आपस में पर्सनल फंड देते हैं, डिप्रिसिएशन देते हैं, बहुत सारे जो मशीन है उसको बेचा जाता है डिप्रिसिएशन कॉस्ट पे, प्रोविजन, डिप्रिसिएशन, टैक्सेशन, रिटेंट अर्निंग, ये सभी चीज़ किस में आते हैं, इंटरनल सोर्स में। अब एक्सटर्नल की बात करें तो ये बाहर से राइज किए जाते हैं ये फंड, जैसे कि आप लोन ले सकते हैं, डिबेंचर ले सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड ले सकते हैं, बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। तो इस तरह से हम कैपिटल को, अपने कैपिटल को राइज करते हैं। नेक्स्ट वन है बजट। क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण ने इस बार अपना बजट बनाया, तो बजट को होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा कि इस बार डिजिटल बना बजट, लेकिन मैं आपको बता दूं एक जस्ट बजट कुछ नहीं होता, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसपे सब कुछ लिखा होता है कि मान लो कि फ्यूचर में हमें शिक्षा में कितना इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए मेडिकल क्षेत्र में कितना इन्वेस्ट करना है, रोड बनाने में कितना करना है, यानी कि फ्यूचर में जो हम खर्चा करेंगे उसका जो स्टेटमेंट पहले बना के रखेंगे उसी को बोलते हैं बजट। और इस प्रोसेस को बजट बनाने का जो प्रोसेस होता है या आर्ट होता है उसको हम बोलते हैं बजटिंग। ठीक है, तो यही होता है, यानी कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंसेस, कितने हमने कमाया और कितने खर्च कर रहे हैं, एक फ्यूचर प्लान लेके जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वही होता है बजट। ठीक है, कितने टाइप के बजट होते हैं, तो जनरली 3 टाइप के बजट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड बजट, दूसरा होता है वेरिएबल बजट और तीसरा होता है फंक्शनल बजट। और फंक्शनल बजट में ही प्रोडक्शन बजट आता है और लेबर बजट आता है। जनरली आपसे प्रोडक्शन बजट ही और लेबर बजट ही पूछे जाते हैं और ये दोनों जनरली नहीं पूछे जाते। तो प्रोडक्शन बजट क्या होता है कि प्रोडक्शन नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ना जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसी का जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करेंगे कि क्या कितना फ्यूचर में हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी और किस तरह से क्या लगेगा, ये सभी चीज़ें ना प्रोडक्शन बजट में देखेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि आप कुछ भी लिखें, लेकिन आपको अगर आप ये बजट चार्ट अच्छे से बना देते हैं तो 6 मार्क है तो 4 मार्क मिल जाएगा और 4 मार्क है तो 2 मार्क तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे प्रोडक्शन बजट है तो प्रोडक्शन बजट कौन बनाएगा, तो प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा। एक पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें कौन से रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं, तो ये सभी चीज़ें यहाँ आपको दिखाना है। कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं ABC कंपनी, और जो ईयर में बजट बना रहे हैं उस ईयर का डेट मेंशन कर दीजिए, और किस प्रकार का बजट है वो भी आप लिख दीजिए, ये प्रोडक्शन बजट है। फिर आप लिख दीजिए प्रोडक्शन टाइप, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन X जो है कोई है 100 बनाना है, फिर सेकंड क्वार्टर में 500, फिर थर्ड क्वार्टर में 550 और फोर्थ में 600। इस तरह से आप इस फिगर, इस जो चार्ट है इस चार्ट को आप याद रख लीजिएगा और प्रोडक्शन बजट में आप लिख दीजिएगा तो 100% आपके अच्छे मार्क आएंगे। और वेरिएशन रिपोर्ट क्या होता है, देखिए जनरली वेरिएशन रिपोर्ट जो क्या होता है, जो हम एक स्टैंडर्ड जो रिपोर्ट होता है, मान लीजिए जो स्टैंडर्ड हमारा मान लीजिए खर्चा है और जो एक्चुअल में खर्च हो रहा है, इसी बीच में जो डिविएशन होता है वो इसी को बोलते हैं हम वेरिएशन रिपोर्ट। जब आप इसे पढ़िएगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ए में जो है 100 स्टैंडर्ड है और एक्चुअल में 20 हो रहा है, और डिपार्टमेंट वाई अगर बात करें प्रोडक्शन जो बी कर रहा है वो 20, उसका स्टैंडर्ड 200 स्टैंडर्ड है कि 200 बनाना है, लेकिन एक्चुअली में 210 बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिविएशन देखिएगा तो यहाँ 20 का डिविएशन और यहाँ 10 का डिविएशन है और कुल मिनिमाइज करके 290 हो रहा है। तो यही होता है वेरिएशन रिपोर्ट। नेक्स्ट वन जो है वो लेबर बजट, नाम से ही स्पष्ट है लेबर बजट। इसमें हम लेबर नंबर ऑफ लेबर को कितना रिक्वायरमेंट है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में, तो ये सभी चीज़ें इस बजट में हम तैयार करते हैं। ठीक है, और इस कॉस्ट ऑफ लेबर बजट किस तरह से तैयार किया जाता है, तो पहला होता है लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एक लेबर कितना ले लेता है कॉस्ट और उस हिसाब से कितने लेबर को का रिक्वायरमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं लेबर बजट। ठीक है, और इसको प्रिपेयर करने का पहला जो आप स्टेप लिख सकते हैं, पहला होगा कि हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें कितने लेबर की जरूरत है, यानी कि वर्कर की जरूरत है। दूसरा मेंशन करेंगे नंबर एज पर द ग्रेड ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक ना, किस ग्रेड में कितने मजदूर की जरूरत है, ये सभी चीज़ें हमें मेंशन करना है। फिर डिसाइड करेंगे उसके कितनी सैलरी उसको देनी है, फिर फाइंड करेंगे कॉस्ट वैल्यू, फिर फिलअप करेंगे ऑल डाटा इन लेबर बजट। उसके बाद कॉस्ट वैल्यू निकालने के बाद हम पूरे डाटा को लेबर बजट में फुलफिल करेंगे। अगर आप इस चार्ट को याद रख लेते हैं और आप बना देते एग्जाम में तो आपके अच्छे मार्क 100% आएंगे। तो चार्ट याद रखिएगा। जैसे देखिए लेबर बजट कैसे बनेंगे, तो आपको लिख देना नेम ऑफ कंपनी, मान लीजिए ABC PVT लिमिटेड है, लेबर बजट दिसंबर 2019 में ये बनाया, आप 2021 लिख दीजिएगा। जैसे कि पार्टिकुलर्स यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3। जैसे यूनिट टू बी प्रोड्यूस, हमें यूनिट कितना प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट ए में, मान लीजिए प्रोडक्ट ए, मान लीजिए हमें कलम है, प्रोडक्ट ए में कलम है 500 कलम प्रोड्यूस करना है। मान लीजिए प्रोडक्ट बी में 500 हमको मोबाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्ट 3 में मान लीजिए हमको 200 टेलीविजन
प्रोडक्शन करना है। इस हिसाब से यूनिट ऑफ वॉल्यूम ये प्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद एक आदमी को उसमें कितना घंटा चाहिए देने, तो मान लीजिए जो हमने कलम बनाना है उसको में 1.5 घंटा बनेगा, मतलब 1 यूनिट बनाने में उसको 1 घंटा लगेगा, सॉरी 1.5 घंटा लगेगा। इस हिसाब से 1 घंटा 2 घंटा है। फिर टोटल मैन आवर मतलब जो आदमी काम करेगा कितना देर करेगा 1 यूनिट में, तो वो आप लिख देना। फिर कॉस्ट ऑफ टोटल मैन आवर निकालेंगे, टोटल कॉस्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कर देंगे, तो ये होता है अपना लेबर बजट। अगला जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस बार पूछेंगे जाएंगे, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी फिलहाल बस एक आपको रफ आइडिया दे रहे हैं ताकि समझ में आए और ये क्वेश्चन आप समझ पाइएगा। जैसे व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंट, ड्रॉ इट्स फॉर्मेट शोइंग मेजर कंपोनेंट। तो आप क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा ताकि एक माइंड में आपको रफ आइडिया आ जाएगा। देखिए, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंट गिव्स द डिटेल्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके कितने घाटे और फायदा और नुकसान हुआ, जो जिस अकाउंट में हम या जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इंक्लूड करते हैं उसी को बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है नेट प्रॉफिट लॉस निकालना, रेवेन्यू पे एक्सपेंसिव निकालना, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री निकालना। ये सभी चीज़ें आप जब आप इसे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए रेवेन्यू हमने कितना किया, कितना हमने कमाया, तो कमाया मान लीजिए सेल्स रेवेन्यू हमको हुआ 1 लाख, इंटरेस्ट इसमें रेवेन्यू हुआ 5,000, गेन और सेल जो हुआ 3,000 हुआ। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 10 लाख 8,000 हो गया। उस तरह से खर्चा कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सभी चीज़ें देखने के बाद यह नेट इनकम जो है हमें 8,000 मिला। ठीक है, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस शीट के। जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नोट्स वगैरह में, तो आप इसे जरूर देखिएगा। बैलेंस शीट नोट्स में पूछे जाते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है कि जब टोटल एसिस्ट और लायबिलिटी और शेयरहोल्डर इक्वलिटी इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस शीट। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर जो इधर एसिस्ट है करंट जो हम वर्क कर रहे हैं, जैसे केस हमारे पास कितना है, मतलब जो करंट में है और जो हमारे पास एसिस्ट है, दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो वो होता है बैलेंस शीट। जैसे कि आपको इस फिगर को याद रखना है। जैसे मान लीजिए करंट में हमको केस है 96,000, फिर अकाउंटेंट रिसिप्ट है 60,000, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कच्चा सामान, जो कि हम आपको अगले यूनिट में पढ़ाएंगे। तो ये सभी चीज़ अगर दोनों टोटल एसिस्ट और टोटल लायबिलिटी और इक्विलिटी बराबर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं ये बैलेंस शीट है। अब आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो टैक्स। टैक्स से 100% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो टैक्स को आप कवर कर लीजिएगा। टैक्स क्या होता है आप जैसे जनरली जानते होंगे। टैक्स आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, टैक्स तो आपको मालूम ही है। एक अमाउंट होता है, फाइनेंशियल चार्ज बोल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट या इनकम या यानी बिजनेस या सर्विस पर चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं हम टैक्स। जैसे इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है। अब कितने टाइप के टैक्स होते हैं, जनरली 2 टाइप के टैक्स होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम डायरेक्टली सरकार को या गवर्नमेंट को पेड करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट हमको इनडायरेक्टली लेते हैं। मान जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि जैसे माचिस आप 1 रुपया में खरीदते हैं या साबुन खरीदते हैं, तो साबुन पर 2 रुपये का टैक्स वो लग रहा है आपको, आप नहीं देना चाहते हैं, बस आप साबुन खरीद रहे हैं, लेकिन आप 2 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। और जो इनकम टैक्स होता है जो आप खुद सरकार को देते हैं वो होता है डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ उसके टाइप लिखे हुए हैं, इनकम टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, ट्रांसफर टैक्स है, फ्लैट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इसमें सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, पोल टैक्स, ये सब जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। एक्साइज टैक्स क्या होता है, एक्साइज टैक्स का मतलब होता है उत्पाद कर या प्रोडक्ट कर टैक्स भी बोलते हैं। सच टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच इज अप्लाइड ऑन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड पेड बाय द मैन्युफैक्चरर बट दिस मनी इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर इज कॉल्ड एक्साइज टैक्स। देखिए, एक्साइज टैक्स का सिंपल सा मतलब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी माचिस बना रही है या साबुन बना रही है, तो साबुन बनाने के दौरान वो क्या होता है कि 2 रुपया पहले मान लीजिए टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को दे दिए, और वो जो 2 रुपया है वो आपसे कंपनी टैक्स के तौर पर या फिर एक्स्ट्रा चार्ज जोड़कर वो आपसे ले लेगा। मान लीजिए एक साबुन का प्राइस है 6 रुपया और 2 रुपया उसको गवर्नमेंट टैक्स मार दिया तो 8 रुपया हो गया, और 2 रुपया उसको प्रॉफिट करना है, तो 2 रुपया प्लस 2 रुपया जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया गया है, तो दोनों जोड़कर आपसे 10 रुपया का जो साबुन है वो लिया जाएगा। इसको बोलते हैं एक्साइज टैक्स या प्रोडक्ट टैक्स। एक्साइज टैक्स जो होता है जनरली गुड्स और जो मैन्युफैक्चर सामान होते हैं इंडिया में उन पे दिया जाता है, जैसे कि शुगर पे, टी पे, ये सभी कैन सीमेंट वगैरह पे दिया जाता है। सर्विस टैक्स वो टैक्स होता है जो आपको सर्विस पे लिया जाता है, जैसे कि टेलीफोन बिल वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं ये सभी पे सर्विस टैक्स लगता है। ठीक है, जैसे मोबाइल सर्विस है इस पर सर्विस टैक्स होता है, जैसे आपने रिचार्ज करवाते होंगे 10 रुपया में सिर्फ आपको 7 रुपया आता है, तो 2 रुपया टैक्स और 1 रुपया कंपनी का होता है, तो 3 रुपया जो ना आपका टैक्स कट जाता है।
इस तरह से ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हिच इज द इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको कंफ्यूज आना नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स का सिंपल सा मतलब होता है अगर आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड करते हैं टैक्स, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो कि इंडिविजुअल पर्सन अपने ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम के अकॉर्डिंग पेड करते हैं, वो होता है इनकम टैक्स। जैसे कि आप सैलरी वगैरह इनकम टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो ये सभी पे आप इनकम टैक्स करते हैं। वैट जो होता है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैट होता है सच टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ मूवेबल गुड्स एंड जो मूवेबल गुड्स होता है, मान लीजिए अगर बात करें कोई दूध है, तो दूध मान लीजिए गांव से शहर आती है, फिर शहर से मान लीजिए दूसरे शहर जाती है, तो मूवेबल गुड्स है, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इसका जो परसेंट है अभी, जैसे कि सोना चांदी पे 1% है और बाकी रॉ मटेरियल पे 4% है। और कस्टम ड्यूटी टैक्स जो होता है सच टाइप ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कस्टम ड्यूटी टैक्स जो होता है जो हम आयात करते हैं निर्यात करते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए विदेश से कोको कोला आ रहा है, मान लीजिए अमेरिका से कोको कोला आ रहा है, तो इस पर लगेगा कस्टम ड्यूटी टैक्स। और मान लीजिए हम जो भेज रहे हैं दूसरे देश में, तो उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए दूध भेज रहा है, उधर से कोको कोला आ रहा है, तो दोनों पे जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं हम कस्टम टैक्स। ठीक है, तो ये कस्टम ड्यूटी जनरली दो टाइप के होते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी, दूसरा एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये सभी चीज़ें हैं, जब आप पढ़िएगा तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये था अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो 6 यूनिट है वो कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हो सके तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले। तो मैं डिप्लोमा से रिलेटेड बहुत कुछ बनाने का मेरा मन करता है, लेकिन व्यू नहीं आने की वजह से मैं थोड़ा डिमोटिलाइज हो जाता हूँ, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक तो जरूर ही कर दीजिए ताकि एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कोर्स इतना कुछ मिल रहा है और आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। जो आप टीचर को 8,000 रुपया दे के आप सीख रहे हैं, मैं आपको उस तरह का वेल डिफाइंड नोट्स और गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।